11 जनवरी 1949 की बात है। जयपुर किंग सवाई मानसिंह II और स्टेट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी वीपी मेनन के बीच एक मीटिंग चल रही थी। तभी वहां एक शख्स आता है जिसे देख वीपी मेनन दंग रह जाते हैं। ये थे जयपुर के प्राइम मिनिस्टर वीटी कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी एक सिविल सर्वेंट थे। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करने में उन्हें महारत हासिल थी। 17 सालों तक वो बड़ौदा जैसे मशहूर रियासत के दीवान रह चुके थे और अब वो जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे। कृष्णमाचारी को देखते ही मेनन समझ गए कि किंग अपनी शर्तों का ड्राफ्ट तैयार करा चुके हैं। हुआ भी यही। कृष्णमाचारी ने वीपी मेनन को एक ड्राफ्ट पकड़ाया जिसमें थी कुछ कंडीशन। इनमें फर्स्ट कंडीशन थी कि किंग सवाई मानसिंह को लाइफ टाइम के लिए राजस्थान के हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन दी जाए। सेकंड कंडीशन थी कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाए और थर्ड कंडीशन थी कि राजस्थान के 3 टुकड़े कर दिए जाएं। किंग की इन शर्तों से वीपी मेनन हैरान रह गए। उन्होंने किंग मानसिंह को बताया कि ये संभव नहीं है, लेकिन सवाई मानसिंह जिद पर अड़ गए। वो चाहते थे कि करौली और अलवर को जयपुर में मिलाकर पार्ट 1, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर को मिलाकर पार्ट 2 और बाकी की रियासतों को मिलाकर राजस्थान का पार्ट 3 बनाया जाए। लेकिन मेनन जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान के लोग विद्रोह पर उतर आएंगे। इधर जयपुर को राजस्थान का कैपिटल बनाना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस रेस में उदयपुर, जोधपुर और अजमेर भी थे। जोधपुर किंग हनवंत सिंह चाहते थे कि राजधानी जोधपुर बने, वहीं अजमेर राजस्थान के सेंटर में था, इसलिए वहां के प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि कैपिटल अजमेर को बनाया जाए। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन एक्सेप्ट होने से मानसिंह मान जाते, ऐसा भी तो नहीं था, क्योंकि मानसिंह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। उनकी रियासत यानी कि जयपुर इंडिया की टॉप 5 अमीर रियासतों में से एक थी। जयपुर की पॉपुलेशन 10 लाख और रेवेन्यू जनरेशन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट रहने की छूट थी। किंग मानसिंह अपनी मर्जी से जयपुर को इंडिया या पाकिस्तान किसी भी देश में मर्ज कर सकते थे और वो चाहते तो राजस्थान से भी अलग रह सकते थे। इसलिए उन्हें मनाने के लिए मेनन को जयपुर को राजधानी बनाने का वादा करना पड़ा। लेकिन ये तो बस एक चैलेंज था। राजपुताना नाम से मशहूर राजस्थान में अलग अलग 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। मरे कुल मिलाकर 22 राजा और हर राजा के अलग अलग कंडीशन। इनमें भरतपुर और धौलपुर के किंग अपने स्टेट को यूपी में मिलाना चाहते थे। मेव मुस्लिम अलग से अपने लिए एक नया स्टेट मेविस्तान चाहते थे। गुजरात के लीडर्स माउंट आबू को झटककर गुजरात में पहले ही मिला चुके थे। वहीं जोधपुर किंग हनवंत सिंह तो पाकिस्तान ज्वाइन करने की जिद पर अड़े थे। कांग्रेस लीडर गोकुल भाई भट्ट अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि किंग हनवंत सिंह जिन्ना के साथ कॉन्स्टेंटली टच में थे। जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में एक बड़ी पोजीशन और स्टेट ऑटोनॉमी देने का वादा किया था। किंग को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने कुछ एक्ट्रेसेस भी भेजी। इधर वो जैसलमेर की जमीन को वैसे ही ऑक्यूपाई करने की फिराक में थे जैसे कश्मीर को किया था। उदयपुर किंग भूपाल सिंह सवाई मानसिंह को हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन दिए जाने से नाराज थे। वहीं भरतपुर किसान सभा कह रही थी कि भरतपुर और आसपास के इलाकों को मिलाकर ब्रिज प्रदेश बना दिया जाए। माने समस्या हर जगह थी और सबको साथ लेकर सरदार पटेल को राजस्थान बनाना था। 30 मार्च 1949 को जयपुर के सिटी पैलेस में ऑफिशियली राजस्थान बना भी, लेकिन इसे पूरा बनने में अब भी 8 साल लगने वाले थे। क्या कुछ हुआ इन 8 सालों में? कैसे रियासती विभाग ने राजाओं को मनाया? कैसे कैपिटल बनने की रेस से अजमेर, जोधपुर और उदयपुर बाहर हुए? कैसे माउंट आबू राजस्थान को वापस मिला? और क्यों सरदार पटेल ने जोधपुर किंग को दी पाकिस्तान भेजने की धमकी? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है राजस्थान के इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें चलना होगा माउंट आबू की हसीन वादियों में। इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट का खूबसूरत हिल स्टेशन है माउंट आबू। आज माउंट आबू फेमस है अपनी सीनिक ब्यूटी, नक्की लेक, गुरु शिखर टॉप और जैन टेम्पल्स के लिए। लेकिन एक वक्त वो भी था जब यहाँ देवड़ा चौहान रूल किया करते थे। वैसे तो इनकी अपने पड़ोसी राजाओं से अच्छी बनती थी, लेकिन 18th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सिरोही को जोधपुर का दुश्मन बना दिया। हुआ यूं
कि साल 1792 में सिरोही के पड़ोसी मारवाड़ यानी कि जोधपुर में जबरदस्त सियासी उठापटक चल रही थी। यहाँ के नए किंग भीम सिंह खुद राजा बने रहने के लिए पॉलिटिकल मर्डर करवाते जा रहे थे। कहते हैं कि उन्होंने अपने कजिन मानसिंह का भी मर्डर करवाने की कोशिश की। तब मानसिंह ने सिरोही किंग वैरीशाल से शेल्टर मांगी। वो राजा वैरीशाल जिन्होंने औरंगजेब के मना करने के बावजूद महाराजा अजीत सिंह को शेल्टर दिया था, उन्होंने सरप्राइजिंगली मानसिंह की मदद से इनकार कर दिया। तब मानसिंह ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन फिर आया साल 1803, वक्त बदला और किंग भीम सिंह का मर्डर हो गया। तब मानसिंह जोधपुर के नए किंग बने और अब बदला लेने के लिए उन्होंने सिरोही पर अटैक कर दिया। कहते हैं कि जोधपुर की सेना ने सिरोही को जमकर लूटा। बावजूद इसके मानसिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो बार बार सिरोही पर अटैक करते रहे और सिरोही किंग उदयभान सिंह उन्हें रोक नहीं पाए। ऐसे में उनके छोटे भाई शिव सिंह ने एक चाल चली। उन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि किंग उदयभान सिंह को हाउस अरेस्ट करके खुद सिरोही का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना शुरू किया और अब उनकी कोशिश थी सिरोही को प्रोटेक्ट करने की। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब मेनलैंड इंडिया पर मराठों की पकड़ कमजोर होती जा रही थी और ब्रिटिशर्स एक एक करके सारी रियासतों को कैप्चर करते जा रहे थे। ऐसे में राजस्थान की बहुत सी रियासतों के राजा खुद ही ब्रिटिशर्स से ट्रीटी करने लगे। यहाँ ब्रिटिशर्स राजाओं को सिक्योरिटी देने का वादा करते और बदले में उन्हें मिलता पैसा और रिसोर्सेज यूज करने की फुल अथॉरिटी। साल 1818 तक राजस्थान की ऑलमोस्ट रियासतें ब्रिटिशर्स से संधि कर चुकी थी। सिरोही को जोधपुर से बचाने के लिए राजा शिव सिंह भी अंग्रेजों से संधि करना चाहते थे, लेकिन अगले 5 सालों तक उन्हें ब्रिटिशर्स ने कोई इनविटेशन ही नहीं भेजा। ऐसे में वो खुद अंग्रेजों से मिलने पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि अंग्रेज तो उन्हें जोधपुर का ही पार्ट मानते हैं। दरअसल जोधपुर किंग मानसिंह ने अंग्रेजों से कहा था कि सिरोही जोधपुर का पार्ट है और इससे अलग से ट्रीटी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में शिव सिंह ने उन्हें समझाया और बकायदा प्रूफ दिए कि सिरोही अलग स्टेट है। तब ब्रिटिशर्स ने कर्नल जेम्स टोड को सिरोही भेजा और जेम्स टोड ने वेरीफाई किया कि वाकई सिरोही एक अलग और इंडिपेंडेंट स्टेट है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और सिरोही किंग शिव सिंह के बीच एक ट्रीटी साइन हुई और सिरोही बन गया ब्रिटिश प्रोटेक्टेड स्टेट। सिरोही राजपूताना की वो रियासत थी जहां अरावली रेंज की खूबसूरत पहाड़ियां थी, जहां माउंट आबू जैसा हिल स्टेशन था जो ब्रिटिशर्स को बहुत पसंद आया। राजपूताना को रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स अजमेर में बैठा करते थे क्योंकि वो सेंटर में था, लेकिन अजमेर की गर्मी उन्हें सहन नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने माउंट आबू में एक अल्टरनेट कैपिटल बनाया जहां वो गर्मियों के दिनों में शिफ्ट हो जाते थे। राजस्थान के दूसरे राजा भी गर्मियों में माउंट आबू रहने आते थे। यानी माउंट आबू राजपूताना का समर कैपिटल था, लेकिन आजादी के बाद उसे राजस्थान से अलग करके बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया। बम्बई प्रेसिडेंसी गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बनाया गया एक रीजन था जहां पर असली दबदबा गुजराती लीडर्स का था। अब क्योंकि सरदार पटेल भी गुजराती थे, इसलिए इन नेताओं की पटेल से अच्छी लाइजनिंग थी। गुजरात के नेता चाहते थे कि सिरोही और माउंट आबू को बम्बई प्रेसिडेंसी में मिलाया जाए और पटेल ने उनकी बात मान ली। 1949 में उन्होंने पूरे सिरोही को राजपूताना से अलग करके बम्बई स्टेट में मिला दिया, जिस वजह से राजस्थान में हंगामा मच गया। फ्रीडम फाइटर और कांग्रेस लीडर माणिक्यलाल वर्मा ने पटेल के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा कि आज आबू को गुजरात में मिला दिया गया है, कल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर के साथ भी यही होगा। गुजरातियों की तरफ से ग्रेटर गुजरात का नारा पूरे देश में जहर फैलाएगा और ये स्टेट को कमजोर करेंगे। माणिक्यलाल ने डिमांड की कि पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र के लीडर्स की एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि आबू गुजरात में जाएगा या राजस्थान में। कमेटी का डिसीजन उन्हें भी मंजूर होगा, लेकिन पटेल ने कमेटी बनाने से ही इनकार कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि पटेल उल्टा माणिक्यलाल वर्मा से नाराज हो गए और उन्हें सीएम बनने से रोक दिया। ऊपर से स्टेट डिपार्टमेंट ने उन पर केस ठोक दिया, जिसके बाद वर्मा को चुप बैठना पड़ा। हालांकि सिरोही के लोग लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी। इस तरह 1949 में सिरोही बम्बई प्रेसिडेंसी का पार्ट बन गया और सरदार पटेल बची हुई रियासतों को जोड़कर राजस्थान बनाने में बिजी हो गए। 17 मार्च 1948 अलवर, भरतपुर, करौली, नीमराना को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। सेकेंड फेज में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाया गया।
थर्ड फेज में इन सारी रियासतों को उदयपुर रियासत के साथ मर्ज कर दिया गया और यहीं से राजस्थान बना यूनाइटेड राजस्थान। कहते हैं कि उदयपुर इंडिया की टॉप 10 रियासतों में से एक था। यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा थी, रेवेन्यू भी करोड़ों में था। इसीलिए भोपाल के नवाब चाहते थे कि उदयपुर पाकिस्तान को ज्वाइन करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसलमेर, जोधपुर समेत आधा राजस्थान पाकिस्तान में चला जाता और नवाब ऑफ भोपाल आसानी से अपनी रियासत भोपाल को भी पाकिस्तान में मर्ज कर सकते थे। कहते हैं कि नवाब ने जोधपुर समेत बाकी रियासतों को पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार भी कर लिया था, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह से बात करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। इसलिए उन्होंने महाराणा को एक लेटर भेजकर पाकिस्तान ज्वाइन करने का ऑफर दिया। इस लेटर के रिप्लाई में महाराणा भूपाल सिंह ने लिखा कि मुझे कहां जाना चाहिए ये तो मेरे पूर्वज ही तय कर गए थे। अगर वो जरा भी डगमगाए होते तो आज हमारी रियासत हैदराबाद से भी बड़ी होती। उनके इस जवाब के साथ ही भोपाल किंग के मंसूबों पर पानी फिर गया और इसके बाद उदयपुर को राजस्थान में मर्ज करने का प्रोसेस शुरू हुआ। उदयपुर के राजस्थान में मर्ज होने की दिलचस्प कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। बस इतना जान लीजिए कि महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे गौरवशाली राजाओं की इस धरती का राजस्थान में मिलना बेहद खास था। इसीलिए इसके मर्जर के दिन एक ग्रैंड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें शामिल होने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल खास तौर पर उदयपुर आए। इसी दिन उदयपुर को यूनाइटेड राजस्थान की कैपिटल बनाया गया। महाराणा भूपाल सिंह को हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन दी गई और उनके लिए 10 लाख रुपए का प्रीवी पर्स तय किया गया। वहीं राजस्थान के लीडर्स को यहां जवाहरलाल नेहरू से शिकायत करने का मौका भी मिल गया। उन्होंने नेहरू से कहा कि सिरोही राजस्थान का हिस्सा है और माउंट आबू तो हमारा समर कैपिटल रहा है, फिर भी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे बम्बई रीजन में मिला दिया। आप सिरोही वापस राजस्थान को दे दे। कहते हैं कि उनकी बात सुनकर उस वक्त तो नेहरू कुछ नहीं बोले, लेकिन दिल्ली जाकर उन्होंने सरदार पटेल को एक लेटर में लिखा कि जहां पर जनता की भावना का सवाल है उस भावना के हिसाब से निर्णय लेने चाहिए। कहते हैं कि इससे करीब 8 दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल 1948 को राजस्थान कांग्रेस के जाने माने नेता और राजस्थान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हीरालाल शास्त्री भी सरदार पटेल को एक लेटर में लिख चुके थे कि उदयपुर की तरह सिरोही को भी राजस्थान में मर्ज किया जाए, क्योंकि हम गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान चला ही नहीं सकते। लेकिन इस लेटर पर भी पटेल ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब नेहरू का लेटर मिलने के बाद उन्हें इस पर गौर करना पड़ा और उन्होंने रिप्लाई में लिखा कि सिरोही को लेकर जितनी बात होनी चाहिए थी वो मैं कर चुका हूं। अब इतना तो पटेल भी जानते थे कि ये मामला ऐसे ही शांत होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक डिफरेंट सॉल्यूशन निकाला। वो ऐसे कि गोकुल भाई भट्ट का गांव था हाथल, जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। ये माउंट आबू से 80 किलोमीटर दूर था। ऐसे में पटेल ने सिरोही के 2 पार्ट कर दिए और हाथल समेत दूसरा एरिया राजस्थान को दे दिया। वहीं आबू और दिलवाड़ा समेत 89 विलेज बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिए गए, जिसका टोटल एरिया 304 स्क्वायर माइल था। यानी पटेल ने सिरोही के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक राजस्थान और दूसरा गुजरात को दे दिया और इसी के साथ माउंट आबू के राजस्थान में मिलने का सपना चूर चूर हो गया। लेकिन सवाल यह आता है कि माउंट आबू में ऐसा था क्या जो इसके लिए गुजरात और राजस्थान के लीडर आपस में भिड़े जा रहे थे? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें एक बार फिर माउंट आबू चलना होगा। माउंट आबू माउंटेन्स और लेक से घिरा हुआ है। गुरु शिखर यहाँ का सबसे खूबसूरत टॉप है। अपनी सीनिक ब्यूटी के कारण माउंट आबू हमेशा से मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। इसके पास ही थे दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स, जो कि खूबसूरती के मामले में ताजमहल को भी टक्कर देते थे। जैन टेम्पल्स होने के कारण यहाँ बड़े लेवल पर जैन कम्युनिटी के लोग आते थे। वहीं सीनिक ब्यूटी के कारण माउंट आबू को टूरिस्ट मैग्नेट कहा जाता था। टूरिज्म के कारण यहाँ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। ये रेवेन्यू गुजरात को मिले, इसलिए गुजराती लीडर्स इसे बम्बई स्टेट में मिलाना चाहते थे। अपने इस फैसले के पीछे स्टेट डिपार्टमेंट के भी अलग लॉजिक्स थे। उनका कहना था कि सिरोही का कल्चर गुजरात से ज्यादा मिलता जुलता है। यहाँ के दिलवाड़ा टेम्पल्स में गुजराती जैन सबसे ज्यादा आते हैं। सिरोही के राजा भी काठियावाड़ और कच्छ के राजाओं के करीबी रहे हैं, इसलिए पूरे के पूरे सिरोही को ही गुजरात को दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ पार्ट राजस्थान को देना भी पड़े तो माउंट आबू और दिलवाड़ा का हिस्सा तो गुजरात में ही जाना चाहिए। लेकिन इधर राजस्थान के लीडर्स का कहना था कि सिरोही राजपुताना का पार्ट है और माउंट आबू तो हमारी समर कैपिटल रहा है। आज भी यहाँ हमारे राजाओं के कैसल बने हैं। उन्होंने बताया कि सिरोही का कल्चर राजस्थान के कल्चर से ज्यादा मैच करता है और जनता भी राजस्थान में मिलना चाहती है।
लेकिन पटेल ने उनकी सिर्फ एक डिमांड सुनी कि गोकुल भाई भट्ट का गांव राजस्थान को दे दिया। इसके लिए उन्होंने सिरोही के 2 टुकड़े करने का फैसला लिया। हालांकि इससे पहले राजस्थान बनने के 2 और फेज कंप्लीट होने थे। इनमें भी अच्छा खासा ड्रामा हुआ, क्योंकि 4th फेज में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर का विलय होना था। लेकिन किंग सवाई मानसिंह राजस्थान को डिवाइड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अलवर और करौली को जयपुर में मिला दिया जाए और जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे बॉर्डर स्टेट्स को मिलाकर अलग से वेस्टर्न राजस्थान बना दिया जाए। हालांकि वो ये नहीं जानते थे कि इन रियासतों को राजस्थान में मर्ज करना कितना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसलमेर पाकिस्तान से उसी तरह बॉर्डर शेयर करता था जैसे कि कश्मीर। पाकिस्तान कश्मीर की तरह ही जैसलमेर के एरिया को भी हड़पने की साजिश कर रहा था। तब सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया की राजस्थान आंदोलन समिति ने स्टेट डिपार्टमेंट से ये डिमांड की कि वो बॉर्डर वाले रियासतों को जल्द से जल्द राजस्थान में मर्ज कर ले, नहीं तो पाकिस्तान उन्हें हड़प लेगा। कहते हैं कि पाकिस्तान ने जैसलमेर की जमीन दबाने की कोशिश भी की, लेकिन जोधपुर किंग हनवंत सिंह ने जैसलमेर की मदद की और उसे बचा लिया। हालांकि वो खुद पाकिस्तान में जाना चाहते थे, क्योंकि जिन्ना ने उन्हें खूब सारे लालच दिए थे और ये तक कहा था कि वो कराची पोर्ट और रेलवे लाइन तक जोधपुर को दे देंगे। ज्योग्राफिकली जोधपुर पाकिस्तान के करीब था, इसलिए हनवंत सिंह पाकिस्तान ज्वाइन भी कर सकते थे। लेकिन जोधपुर की पब्लिक पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वहां प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हालात ये थे कि किंग हनवंत सिंह को मनाने के लिए सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को बार बार जोधपुर आना पड़ता था। कहते हैं कि एक मीटिंग में तो बात इतनी बढ़ गई कि किंग ने मेनन पर पिस्टल तक तान दी। गोकुल भाई भट्ट अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि हनवंत सिंह पाकिस्तान में मर्जर का ड्राफ्ट तक रेडी करवा चुके थे और जोधपुर का पाकिस्तान में जाना लगभग फाइनल हो चुका था। तब पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर धमकाया कि पाकिस्तान में जाना है आपको, अगर आपको जाना है तो आपको भेज दूं, लेकिन रियासत नहीं जाएगी। कहते हैं कि इस मीटिंग के बाद जोधपुर की राजमाता को बीच में आना पड़ा और उन्होंने गोकुल भाई भट्ट से रिक्वेस्ट की कि वो जोधपुर का ख्याल रखें। वो बोली कि मेरे बेटे ने कुछ भी किया हो, आप उसे भूल जाएं और सरदार साहब मेरी मदद करें, हमें भारत में ही रहना है। हालांकि इसके बाद भी स्टोरी आती है कि किंग हनवंत सिंह माने नहीं। तब सरदार पटेल ने उन्हें गन पॉइंट पर लेकर जोधपुर का मर्जर भारत में करवाया। खैर, ये तो कहानियां हैं और इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जोधपुर को राजस्थान में मिलाना स्टेट डिपार्टमेंट के लिए सच में एक बड़ा टास्क था। उन्होंने इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट किया, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। बस इतना जान लीजिए कि इंडिया में मर्ज होने के बाद किंग हनवंत सिंह जोधपुर को राजस्थान की कैपिटल बनाने पर अड़ गए। लेकिन कैपिटल बनाने का वादा तो मेनन भी जयपुर से कर चुके थे। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट जोधपुर किंग को और नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्होंने BR पटेल कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोधपुर में पानी की कमी है और ये दिल्ली से काफी दूर है, इसलिए कैपिटल सिटी जोधपुर की बजाय जयपुर को बनाना ज्यादा सही रहेगा। यानी कैपिटल बनने की रेस से जोधपुर आउट हो गया। लेकिन किंग हनवंत सिंह को खुश करने के लिए हाई कोर्ट जोधपुर को दे दिया गया। आज भी राजस्थान हाईकोर्ट की मेन ब्रांच जोधपुर में है। कहते हैं कि जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर राजस्थान की बड़ी रियासतें थी, जिनका मर्जर यूनाइटेड राजस्थान में हुआ 30 मार्च 1949 को। इसी दिन जयपुर के सिटी पैलेस में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई और यहीं से ऑफिशियल राजस्थान की शुरुआत हुई। तब से लेकर अब तक 30 मार्च को राजस्थान के बर्थडे के तौर पर मनाया जाता है और आज इस दिन पर राजस्थान में बहुत से कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 30 मार्च ही वो दिन था जिस दिन राजस्थान को इंडिया के मैप पर एक अलग पहचान मिली और 1949 में इस दिन भी हंगामा हुआ था। अब वो किस लिए? तो हुआ यूं कि उस दिन सिटी पैलेस में जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई उसका जिम्मा था जयपुर के दीवान सर VT कृष्णामाचारी के पास। कहते हैं कि उन्होंने राजा महाराजाओं के चेयर्स आगे और कांग्रेस लीडर्स के चेयर्स पीछे लगवाए, जिस वजह से जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर्स नाराज हो गए। सेरेमनी को बीच में छोड़कर ही वो चले गए, लेकिन फिर भी सेरेमनी कंप्लीट हुई और हीरालाल शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टर, सवाई मानसिंह ने हेड ऑफ स्टेट, कोटा किंग भीम सिंह ने डेप्यूटी हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन के लिए ओथ ली। वहीं बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर को यूनाइटेड राजस्थान के साथ ज्वाइंट करके ग्रेटर राजस्थान बनाया गया। लेकिन इससे उदयपुर किंग महाराणा भूपाल सिंह नाराज हो गए, क्योंकि पहले हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन तो उन्हें दी गई थी।
तब उन्हें खुश करने के लिए महाराज प्रमुख नाम से एक अलग पोजीशन बनाई गई। साथ ही उदयपुर को मिनरल डिपार्टमेंट और किंग को 10 लाख रुपए का प्रीवी पर्स देकर खुश किया गया। कोटा को फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, बीकानेर को एजुकेशन डिपार्टमेंट और भरतपुर को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया। बीकानेर को 17 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख और जयपुर को 18 लाख का प्रीवी पर्स मिलना तय हुआ। किंग मानसिंह को स्टेट हेड का काम करने के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए जाने थे। वहीं धौलपुर किंग महाराणा उदयभान सिंह को भी राजी कर लिया गया। लेकिन इन सब में किसी को अगर इग्नोर किया गया तो वो था सिरोही को, जहां के लोग बार बार राजस्थान में शामिल होने की डिमांड कर रहे थे। 15 मई 1949 को ग्रेटर राजस्थान को मत्स्य संघ में मर्ज कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को यानी कि रिपब्लिक डे के दिन राजस्थान बनने का 6th फेज कंप्लीट हुआ और यहीं पर राजस्थान को उसका ऑफिशियल नेम मिला। 26 जनवरी माने वो दिन जब देश में संविधान लागू हुआ। यह दिन भारत और राजस्थान दोनों के लिए खुशी का दिन था, लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी सिरोही की जनता, क्योंकि इसी दिन सिरोही के 2 पार्ट कर दिए गए, जिसमें से एक मिला राजस्थान को और दूसरा मिला बम्बई रेजिडेंसी को, जिसमें माउंट आबू और दिलवाड़ा थे। हालांकि फिर सवाल ये आता है कि राजस्थान को माउंट आबू वापस मिला तो मिला कैसे? तो इसकी कहानी शुरू हुई दिसंबर में जाकर। हुआ यूं कि 15 दिसंबर 1950 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल दुनिया से अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद देश भर से लैंग्वेज के बेस पर अलग अलग स्टेट बनाने की डिमांड होने लगी। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिसके चीफ थे फजल अली। 22 दिसंबर 1953 को यह कमीशन बना और 3 साल तक अलग अलग स्टेट्स के लोगों और लीडर्स से बात करने के बाद 1955 में इसने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में डिटेल में बताया गया था कि किस किस एरिया को कौन कौन से स्टेट में मिलाया जाए और किस स्टेट को डिवाइड किया जाए। राजस्थान की तरफ से जिन विजय सूरी और हिस्टोरियन दशरथ शर्मा ने उनसे माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने की रिक्वेस्ट की। इधर माउंट आबू के लोग भी ये ही चाहते थे, इसीलिए इस कमीशन ने माउंट आबू को राजस्थान में वापस मिलाने की सिफारिश की। थैंकफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे कंसीडर कर लिया। 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू, दिलवाड़ा और सुनेर टप्पा को भी राजस्थान में मिला लिया गया और साथ ही मर्जर हुआ अजमेर का। अजमेर उन दिनों एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी था। इसके पास अलग से असेंबली थी जिसमें 30 सीटें थी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हरिभाऊ उपाध्याय, जो चाहते थे कि अजमेर एक अलग स्टेट बने, क्योंकि छोटे स्टेट में डेवलपमेंट आसान होता है। उनकी बात सही भी थी, लेकिन मेनन इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अजमेर चारों तरफ से राजस्थान से घिरा था। अगर उसे अलग स्टेट बना दिया जाता तो ये एक आइलैंड की तरह बन जाता। साथ ही दिक्कत ये भी होती कि कोई भी क्रिमिनल राजस्थान में आसानी से क्राइम करके अजमेर भाग जाता और उसे लाने में इंटरस्टेट बॉर्डर वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता। अजमेर के अलग होने से इसके क्रिमिनल हब बनने का खतरा था। इसीलिए 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ का भी मर्जर हो गया और राजस्थान बनने का 7th या कहे कि लास्ट फेज भी कंप्लीट हो गया। हरिभाऊ उपाध्याय को राजस्थान के उस वक्त के सीएम मोहनलाल सुखाड़िया के कैबिनेट में मिनिस्टर बना दिया गया। अजमेर असेंबली की 30 सीटों को भी राजस्थान असेंबली की 160 सीटों के साथ अटैच कर दिया गया। नवंबर 1956 में ही 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन को खत्म करके राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए गए। किंग सवाई मानसिंह ने इस बात की शिकायत की पीएम नेहरू से और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें लाइफ टाइम हेड ऑफ स्टेट की पोजीशन देने का वादा किया गया था। तब पीएम नेहरू ने उन्हें समझाया कि संविधान पत्थर जैसा नहीं हो सकता, उसमें अमेंडमेंट होते रहेंगे। ये अमेंडमेंट भी हुआ और गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला गवर्नर बनाया गया। जिस तरह आज बीजेपी सीएम फेस की रेस में सबसे आगे चल रहे लीडर से ही असली सीएम का नाम अनाउंस करवाती है, उसी तरह नेहरू ने भी सवाई मानसिंह से ही गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई थी। और इस तरह बनकर तैयार हुआ हमारा प्यारा राजस्थान, जिसके कलर्स दिखते हैं यहाँ के कल्चर में। आज राजस्थान फेमस है अपने किलों, हवेलियों, फोक सॉन्ग, फोक डांस, आर्ट्स और डिलीशियस राजस्थानी कुजीन के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का स्टेट बर्ड है, जिसे लोकल लैंग्वेज में गोडावन कहते हैं। वहीं प्रोसेसिव सिनेरेरिया यहाँ का स्टेट ट्री है, जिसे खेजड़ी कहते हैं।
खेजड़ी 5000 साल तक जीता है और बिश्नोई कम्युनिटी इसे इतनी वैल्यू देती है कि 363 लोगों ने सिर्फ इन पेड़ों को बचाने के लिए अपने सर कटा लिए थे। राजस्थान के पास अपना ग्लोरीफाइड इतिहास है, जिसमें महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर हुए हैं। हल्दी घाटी, चित्तौड़, खानवा, तराइन, रणथंभौर के युद्ध भी यही लड़े गए थे। ये इंडिया का वन एंड ओनली स्टेट है जहां थार डेजर्ट और माउंटेन्स दोनों हैं। वहीं यहाँ की धरती से निकले स्टोन से न सिर्फ देश की जानी मानी इमारतें बनी हैं, बल्कि पूरे के पूरे शहर एक रंग में रंगे गए हैं। पिंक सिटी जयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर जैसे शहर के शहर खास रंगों में रंगे हैं। वहीं राजधानी जयपुर तो पूरा का पूरा ही हेरिटेज सिटी है। सदियों पहले ये राजपुताना था, जिसे जॉर्ज थॉमस ने 1800 में ये नाम दिया था। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि राजपुताना नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था, जिसकी फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी राजपुताना यूनिवर्सिटी, जिसे आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1954 में राजपुताना राजस्थान बना, जिसका मतलब होता है राजाओं का स्थान। एरिया के हिसाब से ये स्टेट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। राजस्थान में शेखावाटी से सबसे ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं। यहाँ की फ्रेस्को हवेलियां इसे ओपन आर्ट गैलरी और ऑथेंटिक राजस्थानी कल्चर इसे शूटिंग हब बनाता है। मेवाड़, कोटा, बूंदी, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर की पेंटिंग स्टाइल के साथ साथ फीनी, घेवर और रसगुल्ले जैसी मिठाइयां भी खास फेमस है। राजस्थान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट धौलपुर अपनी बारूद फैक्ट्री और बीहड़ के डकैतों की कहानियों के लिए फेमस है। तो वहीं सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर कुलधरा विलेज के लिए फेमस है, जो 200 सालों से वीरान पड़ा है और लोग उसे हॉन्टेड भी मानते हैं। सांभा राजस्थान की सबसे बड़ी सोल्ट वाटर लेक है। तो वहीं उदयपुर लेक सिटी, फलोदी गर्मी, चूरू सर्दी, माउंट आबू ब्यूटी, कोटा कोचिंग और बीकानेर रीति रिवाजों के लिए फेमस है। जयपुर में वुडन आइटम, संगमरमर, क्लॉथ प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेमस्टोन और ज्वेलरी का बिजनेस 1727 में महाराजा जयसिंह के वक्त से ही होता आ रहा है। राजस्थान के एक बड़े एरिया में डेजर्ट है, इसलिए कहा जाता है कि कुदरत ने राजस्थान को रंग नहीं दिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने कल्चर से इस स्टेट को इतने रंगों में रंग दिया कि राजस्थान ही इंडिया का इकलौता स्टेट है जिसे रंग रंगीला राजस्थान कहा जाता है। इसी रंगीले राजस्थान की कहानी हम लेकर आए थे खास आपके लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राजस्थान मेकिंग सीरीज का ये लास्ट पार्ट था और इसके दूसरे पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राजस्थान के खास प्रोडक्ट्स को डिस्क्रिप्शन में चेक करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे अब आपको किसी नई स्टेट की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।